गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12, जो हमारी आर्टिकल की सीरीज चल रही है पॉलिटी की, जिसमें हमने 1 से 11 तक आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। उससे आगे हम आर्टिकल 12 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे 2+2 मीटिंग, जो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होती है हमारे इंडिया के अदर कंट्री के साथ। उसमें देखेंगे वो किस किस से होती है। पहले हम फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। देखो, केरला गवर्नमेंट मूव की है अगेंस्ट गवर्नर टू एससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में केरला की गवर्नमेंट गई है गवर्नर के अगेंस्ट। क्या हो रहा है, कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। आर्टिकल 201, आप आर्टिकल अगर 201 देखेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 201 में दिया गया है कि जो गवर्नर है कोई भी बिल को अपनी डिजिग्नेशन से अपनी विल के अकॉर्डिंग रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ये रिजर्व रखा जा सकता है प्रेसिडेंट के लिए। कोई भी बिल गवर्नर के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा जाता है। तो आप आर्टिकल 201 और आर्टिकल 200 ज़रूर देखना कि आर्टिकल 201 में क्या दिया गया। तो ये चीज़ यहाँ पर जो केरला की गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये कहना है कि ये जो हो रहा है ये आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है। आर्टिकल 14 का कैसे उल्लंघन है? देखो, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? इक्वलिटी को प्रमोट करना। बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जो इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, पॉवर्टी को रिड्यूस करते हैं और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जनरेट करते हैं। तो ऐसे अब बिल जो है आर्टिकल 14 के अंदर आते हैं। और ये आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। और राइट टू लाइफ में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे राइट टू स्लीपिंग, राइट टू वर्क, ये सब चीज़ें राइट टू लाइफ के अंदर आती हैं। तो इससे क्या होता है, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो स्टेट के पर्सन्स हैं, उनके बहुत सारे राइट्स का ब्रीच होता है। तो इसी को केरला की गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नर के द्वारा बहुत सारे जो बिल रख लिए जाते हैं, उन्हें पॉकेट में रख लिया जाता है। उससे क्या हो रहा है, केरला के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केरला की गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है गवर्नर के खिलाफ। गवर्नर के कल मैंने आपको आर्टिकल बताए थे कि कैसे 168 से लेकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ आर्टिकल मैंने बताए थे कि कैसे 168 से लेकर 177 तक आर्टिकल दिए गए हैं। और उसमें बताया गया है कि कैसे गवर्नर जो है वर्क करता है, कैसे गवर्नर की पावर्स होती हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल रिलेटेड है G7 मीट से। देखो क्या हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात हो रही है। गाज़ा में क्या हुआ है, गाज़ा में जो वो क्राइसिस इमर्ज होकर आया है उसकी वजह से जो इजराइल ने बच्चों पर वार किया है, जो सिविलियन पर अटैक किया है, उसके वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा निंदा हो रही है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए G7 की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। हम G7 के बेसिक्स जान लेते हैं, जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, G7 क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1975 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसमें ये जो वर्क करता है, बहुत सारी पॉलिसीज़ पे वर्क करता है जो डेवलप करती हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी। इसके मेंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको यूके भी पता होगा, कनाडा भी पता होगा, फ्रांस भी पता होगा, मगर जर्मनी और इटली आपको याद रखना है, जापान और यूएस भी पता होगा। तो ये G7 के मेंबर हैं। 2014 से पहले रसिया भी G7 का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, G7 का पार्ट होता था। इसके बाद क्या हुआ, G8 कहते थे उस टाइम पे से, मगर रसिया को निकाल दिया गया और इसे G7 बना दिया गया। रसिया को क्यों निकाल दिया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रसिया को निकालने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था रसिया यूक्रेन वार। जो यूक्रेन में क्राइसिस इमर्ज हुआ, जो यूक्रेन में उसका नीचे का पेनिनसुला कैप्चर कर लिया गया रसिया के द्वारा, उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा रसिया को क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि जो क्रीमिया पार्ट था रसिया का, वो रसिया ने रेफरेंडम कराकर और अदर चीज़ें कराकर उसने उसको कैप्चर कर लिया। तो इस वजह से रसिया को वहाँ से निकाल दिया गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि G7 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
जो 1975 में फॉर्म हुई, जो इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी पे वर्क करती है। इसके जो मेंबर हैं यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस हैं। G7 कंट्री और इंडिया दोनों जो पार्ट हैं वो G20 के हैं। अगर G7 ये है, अगर वेन डायग्राम बनाओगे और तो यहाँ पर G7 है तो G20 का ये पार्ट है, अंदर है G20 के अंदर, ठीक है। और इंडिया भी G20 का पार्ट है, मगर इंडिया G7 का पार्ट नहीं है। इसका कोई भी फॉर्मल चार्टर नहीं है। ये जो क्या होती प्रेसिडेंसी रोटेट करती है अमंग दी कंट्रीज़, और उसका सेक्रेटेरिएट भी उसी तरह से रोटेट करता है। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। उसको लगता है कि बच्चों को लगेगा परमानेंट हेडक्वार्टर होगा इसका, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो वर्ल्ड की जीडीपी में जो G7 की कंट्री है वो 31% इंक्लूड है, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन में G7 कंट्री की पॉपुलेशन 10% है, और कार्बन डाई इमिशन में इनका योगदान है 21%। ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। G7 जो है वो 50% से ज़्यादा वर्ल्ड की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, वहीं गलत हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन 50% से नीचे, 50% से ऊपर यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे इनका जो है जो क्या कहते हैं ग्रॉस डेट है वो भी बढ़ रहा है। देखो ये ग्रॉस डेट जो डेवलप्ड कंट्री का कितना बढ़ गया। जापान की जीडीपी का 260% बताओ डेट ही हो गया। इटली का और यूएसए का देखो इतना ज़्यादा डेट हो। तो G7 के बारे में हमने ये बेसिक डिटेल जानी कि G7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कब फॉर्म हुआ, कौन मेंबर है, और इम्पॉर्टेंट 2 बातें जानी कि वर्ल्ड की जीडीपी में इनका क्या योगदान है, पॉपुलेशन का क्या योगदान है, और इसकी प्रेसिडेंसी परमानेंट नहीं है, मूव करती रहती है, इसीलिए इसका सेक्रेटेरिएट भी मूव करता रहता है। तो ये G7 के बारे में कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी। अगला आर्टिकल रिलेटेड है जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। देखो जगन्नाथ टेम्पल के अंदर ट्रीजन रूम है, 2 ट्रीजन रूम है जिनको हम इनर ट्रीजन रूम और आउटर ट्रीजन रूम कहते हैं। तो इनर जो रत्ना भंडार है वो तो कभी खोला नहीं गया, तो उसकी मांग हो रही है कि उसको खोला जाना चाहिए। कभी खोला नहीं गया मतलब 38 साल हो गए, मतलब 3 डिकेड हो गए हैं जिसको अभी तक खोला नहीं गया। मगर जो आउटर रत्ना भंडार है उसको खोला गया है, और उसके बारे में कई बार भी जिक्र हुआ। देखो क्या है रत्न भंडार का मतलब ही है, यहाँ पर बहुत सारे जो शिवलिंग हैं और जो मेन डिटी हैं लॉर्ड जगन्नाथ, उनके रिलेटिव के ऑर्नामेंट हैं, उनकी सिस्टर के ऑर्नामेंट है, देखो उनके भाई के ऑर्नामेंट हैं। लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालाभद्रा, गॉडेस सुभद्रा, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ बताई गई। ये 12वीं सेंचुरी की सीरीन है, ठीक है। और रत्ना भंडार मैंने बताया एक भीतर भंडार है, एक आउटर भंडार है, बाहर भंडार। आउटर भंडार को कई बार ओपन किया गया, मगर 38 साल हो गए अभी तक इनर चैम्बर को ओपन नहीं किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कस्टोडियन है इस टेम्पल का, उसने कहा है कि इनर भंडार यूँ नहीं ओपन किया गया है क्योंकि बहुत सारी वॉल में क्रैक हैं, उनको हमें जो है रिनोवेशन करना। अब जगन्नाथ टेम्पल के बारे में जान लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू द रत्ना भंडार। देखो जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड है हमारी कहाँ पर, पुरी में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं उनके डिवोटी आया करते हैं, उनके ब्रदर लॉर्ड बालाभद्रा हैं और सिस्टर देवा सुभद्रा हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है गंगा डायनेस्टी के रूलर आनंद वर्मा चौद गंगा देव के द्वारा, ठीक है। अगर नाम लेने में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस आ जाता है। तो आनंद वर्मन चौद गंगा देव के द्वारा इसे 12वीं सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया। इसे वाइट पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसे वाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ये 4 धाम जो हमारे हैं, 4 धाम में से एक इम्पॉर्टेंट धाम है ये आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है कलिंगा आर्किटेक्चर। देखो कलिंगा आर्किटेक्चर क्या है, देओल होता है, जगमोहना होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हम नगारा आर्किटेक्चर में शिखर बोलते हैं, जो मेन डिटी के ऊपर होता है, तो यहाँ पर जो मेन शिखर होता है उसे देओल बोला जाता है।
ये चीज़ याद रखने की, उसे देवल बोला जाता है। यहाँ पर हाई वॉल हैं, गेट हैं, और इसे यमनका तीर्थ भी बोला जाता है। यमनका तीर्थ का मतलब है जो पावर ऑफ यमा द गॉड ऑफ डेथ, मतलब यहाँ पर जो गॉड हैं उनके पास पावर है कि वो डेथ को रोक देते हैं जो यहाँ पर एक बार आता है, तो इसीलिए इन्हें यमनका तीर्था भी बोला जाता है। और मेजर फेस्टिवल स्नान यात्रा होती है, नेत्रोत्सवा रथ यात्रा होती है, और स्यान एकादशी होती है। देखो यहाँ पर ये लॉर्ड जगन्नाथ की टेम्पल दिखाई गई है, इसे वाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, पुरी में स्थित है। यहाँ पर शिखर को देवल बोला जाता है, और जो छोटे शिखर हैं उन्हें जगमोहना बोला जाता है। तो इस तरह से हमने यह चीज़ यहाँ पर जानी। ठीक है, अगला आर्टिकल जो रिलेटेड है वो मैपिंग से रिलेटेड है। देखो मैपिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डे टू डे हमें 1-2 मैप देखते रहना चाहिए। आज क्या हुआ है, जो मालदीव में फिशरमैन को डिटेन कर लिया गया है, रिलीज 12 फिशरमैन डिटेन इन मालदीव, उनको रिलीज़ कर दिया गया। तो इस मैप में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मालदीव की लोकेशन कहाँ है। देखो ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, और इक्वेटर से मिलता हुआ मालदीव है, मतलब जस्ट लाइन उसकी अगर आप बर्ड मैप में देखोगे तो इक्वेटर के ऊपर जो है मिलेगा मालदीव, और इक्वेटर के कुछ मालदीव के जो आइलैंड हैं वो इक्वेटर के नीचे भी हैं इस तरह से। तो मालदीव को कट कर रहा है इक्वेटर, और इक्वेटर के नीचे चैगोस आर्किपेलागो है, ये ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है। यहाँ पर डियागो गार्सिया बहुत फेमस है, ये सिचेल्स है, यहाँ पर मेडागास्कर है, ये मॉरिशस है। ये मैप आपको रेगुलर ऐसे देखना पड़ेगा इक्वेटर से रिलेट करके, क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड के बारे में। देखो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर फंड है। क्योंकि सेंट्रल सेक्टर फंड का मतलब है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100% योगदान दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री से हम अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर बताया गया कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको डेवलप किया। इसमें इनिशियल कॉर्पस इसका 100 करोड़ था, मगर इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, और इसका जो कॉर्पस हो गया वो 150 करोड़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। तो आपको इतना याद रखना है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंडिंग स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशियल फंडिंग जो थी वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर में थी, मगर इसको रीस्ट्रक्चर सेंट्रल सेक्टर फंड में कर दिया गया, और इसका मेन एम जो है वो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। और डिपार्टमेंट हमें याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अगला आर्टिकल रिलेटेड है FCRA से। FCRA क्या है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मतलब इसमें FCRA एक्ट में क्या होता है, देखो हमने FCRA एक्ट कई बार डिस्कस किया, तो हमने देखा है FCRA एक्ट में क्या प्रॉब्लम आती है कि इसको रेगुलेट किया जाता है। इसको रेगुलेट करने के पीछे एक रीज़न होता है कि फॉरेन से जो डोनेशन आती है वो अक्सर मिसयूज़ की जाती है NGO के द्वारा, पर्सन्स के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा। तो इस केस में हमें ये देखना है जो प्रोहिबिटेड पर्सन है, जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको प्रोहिबिट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन कौन से पर्सन। देखो UPSC के क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछता है FCRA एक्ट में कौन से लोग जो है वो प्रोहिबिटेड हैं फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड, मतलब वो लोग फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। तो इसमें कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर, मतलब जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके कैंडिडेट हैं वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, करस्पॉन्डेंस नहीं ले सकते, कॉलमिनिस्ट नहीं ले सकते, कार्टूनिस्ट, एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर, मतलब न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो लोग हैं वो नहीं ले सकते, पब्लिक सर्वेंट नहीं ले सकते, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूज़न करता है प्रीलिम्स के क्वेश्चन में। मैंने लास्ट ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन किया था तो उसमें ये ऑप्शन आया था कि आप एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय ले सकते हैं फॉरेन फंडिंग, तो उसमें लिखा था नहीं ले सकते हैं। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार ज़रूर मुझसे पूछना। मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी
के लोग नहीं ले सकते, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर नहीं ले सकते, एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिया के जो लोग हैं वो भी इसमें फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्टिकल था। एक आर्टिकल जो इम्पॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है मिंट के, 2+2 मीट क्या होती है। देखो 2+2 मीट क्या होती है ये हम देख लें। देखो 2+2 मीट होती है, क्या होता है इसमें, जो जिस कंट्री से हम मीटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम यूएसए प्लस इंडिया की मीटिंग हो रही, तो यूएसए के जो है डिफेंस मिनिस्टर आएंगे प्लस फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, वो इंडिया से यहाँ पर टेबल पर मीट करेंगे विद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर प्लस फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो यहाँ पर जो मीटिंग होगी इसे 2+2 मीट कहते हैं। इसमें बहुत सारे बाइलेटरल और ग्लोबल कंसर्न को डिस्कस किया जाता है। मेनली इसमें डिस्कस होते हैं जो कन्फ्लिक्टिंग रीजन है। जैसे रिसेंटली यूएस इंडिया का 2+2 मीटिंग हुई, इसमें क्या हुआ कि साउथ चाइना सी के बारे में बात की गई। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है ये चीज़ आप जान लो। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हमारा इंडिया का 2+2 मीट किस किस के साथ होता है। देखो यूएसए के साथ तो मैंने अभी बता ही दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, फिर जो है जापान के साथ होता है, रसिया के साथ होता है और होता है यूके के साथ। इन कंट्री के साथ हमारा 2+2 मीटिंग होता है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से इंडिया 2+2 मीट करती है, कैसे ग्लोबल कंसर्न को डिस्कस किया जाता है, कैसे जीडीपी को इन्हेंस करने के लिए पॉलिसीज़ पर भी डिस्कशन होता है। अगला आर्टिकल जो रिलेटेड है वो हाइपरटेंशन के बारे में। ये हाइपरटेंशन जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हम सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, तो हाइपरटेंशन मैप रिलीज़ किया गया है। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा ने बताया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग जामा नेटवर्क जनरल ने एक मैप बनाया। उसमें बताया गया है कि 188 मिलियन पीपल जो इंडिया के हैं वो हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं। समझ रहे हैं आप, मतलब इंडिया में 188 मिलियन जो लोग हैं वो हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं, जिसमें 37% केवल लोग डायग्नोज कराते हैं, 30% ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं और ओनली 15% लोग जो है हाइपरटेंशन को मैनेज कर पाते हैं। देखो हाइपरटेंशन क्या होती है। हाइपरटेंशन एक तरह का हाई ब्लड प्रेशर होता है। जब हम बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ जीते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो हमारे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, फैटी बढ़ने लगता है, साल्ट लेवल बढ़ने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि हमारे बहुत सारी बॉडी में क्राइसिस इमर्ज होकर आते हैं, जैसे हेडेक होगा, चेस्ट पेन होगा, ब्लर विज़न हो जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप योगा कीजिए डेली, जिम कीजिए प्लस स्टडी कीजिए, जो आप स्टडी कर रहे हैं या फिर वर्क जो कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हाइपरटेंशन को मैनेज किया जाता है। देखो इंडिया का एक प्रोग्राम भी है जो इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के नाम से, इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है 5 साल के लिए बनाया गया था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसको यूनाइटेड नेशन का अवार्ड भी मिला है इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। आपको याद रखना है, इंडिया का टारगेट है कि हम इसे 25% जो है घटा देंगे 2025 तक। तो इस तरह से हमने आज के आर्टिकल डिस्कस किए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई रिसोर्स आपको नहीं मिल पा रहा तो हम उसे प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।